प्यारे साथियों, मेरे चैनल बालाजी महाकाल में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। बदला लेने के लिए दिवाकर को तैयारियां चढ़ गई और उसने मिथिलेश पर आंख मारी। आंधे सम्राट की बात सुनकर मिथिलेश का चेहरा उतर गया। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। दिवाकर ने सिर हिलाया। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकला, दिवाकर ने अपना हाथ लहराया और एक प्रतिबंध जारी किया जिसने एक बड़े स्थान को कवर कर दिया। वह स्थान एक युद्ध क्षेत्र था। जैसे ही दिवाकर ने फिर से अपना हाथ लहराया, अंधे सम्राट और मिथिलेश को तुरंत एक अपूर्व शक्ति द्वारा युद्ध के मैदान में धकेल दिया गया। यह सिर्फ आप दोनों के लिए एक विशेष युद्ध क्षेत्र है। इसमें प्रवेश करने के बाद आप में से केवल एक ही व्यक्ति जीवित बाहर निकल पाएगा, जबकि दूसरे को अंदर ही मारना होगा। दिवाकर की आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज गई। बहुत बहुत धन्यवाद, अंधे सम्राट ने कृतज्ञ पूर्वक कहा। अंधे सम्राट और मिथिलेश 100 फीट की दूरी पर एक दूसरे के सामने खड़ी थी। धिक्कार है तुम्हें, अंधे आदमी। मिथिलेश गंभीर लग रहा था। उसे चिंता था कि दिवाकर उसे सीधे मार डालेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दिवाकर चाहता है कि वह अंधे सम्राट के खिलाफ लड़े, क्योंकि यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। अंधा सम्राट इतना उत्साहित होकर कांप रहा था कि इस पल का इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मिथिलेश, तुमने हमारे मालिक को धोखा दिया है। जब वह जीवित थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जैसे ही मैं तुमसे मिलूंगा तुम्हें मार डालूंगा। अब 1000 साल बीत चुके हैं और मैं अपनी मृत्यु छाया पर हूँ, लेकिन आखिरकार मुझे गुरु की इच्छा पूरी करने का मौका मिल गया। जब मैं उन्हें स्वर्ग में देखूंगा तो मुझे गर्व होगा। अंधे आदमी, इतना जिद मत करो, क्योंकि तुम पहले से ही मौत के दरवाजे पर खड़े हो, मिथिलेश ने ठंडे स्वर में कहा। मृत्यु के द्वारा अंधा सम्राट शब्द सुनकर आखिरकार विपिन को समझ आ गया कि अंधा सम्राट स्वर्ग जा रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि दिवाकर ने कहा है कि चाहे वह अंधे सम्राट को बचाए या नहीं, कुछ भी अब बदलेगा नहीं। अंधे सम्राट के लिए तलवार पूर्वजों से बदला लेने का यह एक दुर्बल मौका था। भाड़ में जाओ। कोई और शब्द ना रह जाने के बाद अंधे सम्राट ने अपनी चाल चली। मिथिलेश सांस लेकर बादशाह के पास गया। यदि अंधा सम्राट मर नहीं रहा होता तो मिथिलेश उसके साथ कई लड़ाइयों के लिए सहमत होता, क्योंकि उसका मायावी तलवार सिद्धांत अंधे सम्राट के हृदय तलवार सिद्धांतों से पराजित हो जाता। हालांकि अब वह लड़ाई में शामिल हो गया है और उसे तब तक लड़ना होगा जब तक उसमें से कोई एक मर नहीं जाता है। एक जीवित रहेगा, एक मरेगा। अंधे, और मैं तुम्हें नर्क भेजूंगा। मिथिलेश लड़ाई में पूरी तरह ताकत लगाने वाला था। इसके तुरंत बाद दोनों व्यक्ति के बीच भयानक युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के मैदान के बाहर विशेषज्ञ शांति से लड़ाई देखते रहे। उनमें से किसी ने भी इसमें हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की और ना ही ऐसा कर सकते थे। ब्लैक मैन और धर्म किंग अच्छी तरह से चुपचाप खड़े थे। आधे दिन बाद लड़ाई सुलझ गई। हा हा, अंधे आदमी, तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? मिथिलेश युद्ध के मैदान के बीच में पागलपन से हंस उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें लाल हो गई। बहुत से पागल हो गया। मैं वास्तव में आपको ध्यान देना चाहता हूं कि 1000 वर्षों से इस क्षेत्र में फंसा हुआ हूं और अब इस लड़ाई के लिए धन्यवाद, मैंने एक सफलता हासिल की है। मिथिलेश ने अपनी मुट्ठी भींच ली। दर्शकों को उससे निकलने वाली एक जबरदस्त आभा महसूस हो रही थी। एक ऐसी आभा जो क्लाउड दायरे में भी किसी की तुलना में कभी अधिक शक्तिशाली था। नहीं, यह असली नहीं है। अंधा सम्राट हर्ष मानने को तैयार नहीं था। उसकी छाती पर लंबी तलवार से एक खूनी छेद हो गया था। उसकी सांसें थम रही थी। मास्टर, मुझे बहुत खेद है कि मैंने उसे नहीं मारा। जब उसकी शरीर जमीन पर गिरा तो अंधा सम्राट उदास होकर मुस्कुराया। यह दृश्य देखकर दर्शकों के मुंह के दाएं ओर आह निकली। मिथिलेश ने एक सफलता हासिल की है, ऐसा संपूर्ण क्षण में वह अपने दायरे को तोड़ने में कामयाब रहा। कितने अफसोस की बात है कि अंधे सम्राट ने अपने दिल की तलवार के सिद्धांत से मिथिलेश को वश में कर लिया था और पूरी तरह से उसका दबाव था। कितने सोचा होगा
कि मिथिलेश अंतिम समय में उसके दायरे से बाहर निकल सकता है। सभी ने मिथिलेश की सफलता देखी थी और वह कैसे थी ब्लैडमैन और बांगू के मास्टर जितना शक्तिशाली बन गया था। इसी कारण मिथिलेश बच गया था और अंधा सम्राट मर गया था। बड़े अफसोस की बात है, युद्ध का परिणाम देखकर दिवाकर और बाकी लोगों ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने विपिन की ओर देखा। लड़के, अब जाने का समय हो गया है। विपिन ने अपने हाथों को कसकर भींच लिया। उसका चेहरा लाल हो गया, उसके दांत किटाने लगे। उसने हंसते हुए मिथिलेश को देखा। मुझे पता है कि आप निराश हैं, लेकिन आपको यहाँ अपनी भावनाओं को दूर रखना होगा। किसी दिन जब आप बदला लेने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होंगे तो आप उन लोगों को मजबूर कर सकते हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। जो आप चाहते हैं वह आपको वापस कर देंगे। दिवाकर ने विपिन को सांत्वना देने की कोशिश की। ठीक है। विपिन ने सर हिलाया। उसकी आंखें लाल हो गई। अंधे सम्राट को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। दिवाकर के बिना वे सभी पहले ही मर गए होते। उसे किसी दिन अपना बदला लेना ही था। दिवाकर ने अपना हाथ हिलाया और खाली जगह को काटकर एक रहस्यमय विशाल वर्महोल प्रकट किया। जाओ, दिवाकर ने विपिन से कहा। विपिन वर्महोल की ओर आगे बढ़ा, लेकिन अचानक वह रुक गया और मिथिलेश और अन्य विशेषज्ञों को देखने के लिए पीछे मुड़ गया। वह सन्नाटा छा गया और हर कोई विपिन की ओर घूम रहा था। वे उसके आंखों में एक भयंकर और खौफनाक हत्या का इरादा देख सकते थे। मिथिलेश, तुमने आज जो किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा और आप सब उसके साथ हैं। किसी दिन जब मैं वापस आऊंगा, चाहे वह स्वर्ग में हो या नरक में, मैं आप सभी को मार डालूंगा। मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार करना। विशेषज्ञों के दिमाग में विपिन का आखिरी वाक्य घूमता रहा। उस आवाज के साथ विपिन ने वर्म होल में कदम रखा। अगले ही पल गायब हो गया, जैसे कि उसे निगल लिया गया हो। वह नफरत से भरी उसकी आवाज थी जो पूरे इलाके में गूंज रही। जैसे ही मिथिलेश, वर्ल्डमैन और अन्य सभी विशेषज्ञों ने विपिन की ओर जाते हुए देखा, उसके दिलों में चिंता पैदा हो गई। हो सकता है कि कुछ साल बाद उन्होंने आज जो किया उसका बदला उन्हें खून से चुकाना पड़े। अध्याय 502 तमिलपुरा जनजाति। प्राचीन विश्व में असंख्य समतल संसार थे। अपने केंद्र में दिव्य भूमि वाला विश्व उन समतल संसारों में से एक था। दैवीय भूमि के बाहर बड़ी संख्या में ऐसे स्थान थे जहां काफी संख्या में योद्धा थे जो दैवीय भूमि के समान या उनसे भी अधिक शक्तिशाली थे। राक्षस महाद्वीप उन स्थानों में से एक था और दिव्य भूमि से भी अधिक विशाल था। एक बैंगनी अर्धचंद्राकार चांद आकाश में ऊंचा लटका हुआ था और दुनिया उसकी धुंधली चांदनी में नहा रही थी। एक उजाड़ भूमि में खाली स्थान अचानक खुल गया और दरार से एक आकृति निकली जो अंततः पस्त और थक कर जमीन पर गिर पड़ी। वह आकृति विपिन थी और जमीन पर गिरने के बाद उसे अपने अंदर का दर्द और भी अधिक असहनीय लगा। मेरा शरीर। विपिन का चेहरा अत्यंत पीड़ा से लाल हो गया। जब उसने मिथिलेश को हराने की कोशिश की थी तो उसने आत्माभक्षी गुप्त कौशल का तीसरा आंदोलन प्रदर्शित किया था। उस हरकत से उसके शरीर पर बहुत भारी बोझ पड़ गया था। इसके अलावा वर्महॉल के अंदर की जगह ने उसे बुरी तरह से कुचल दिया था, जिससे उसका घाव और भी बदतर हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप जमीन पर गिरने के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। अगली सुबह जल्दी करो अंकल ड्रैगन हमारा इंतजार कर रहे होंगे, वह हमें देर से आने के लिए दोषी ठहराएंगे। प्रफुल्ल भाई मेरा इंतजार करो। हाँ आइए देखें अंकल ड्रैगन तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन होगा। किशोरों का एक समूह तेजी से और प्रसन्नतापूर्वक दौड़ रहा था। उनमें से कुल 7 थे बड़े वाले 14 या 15 साल के थे, जबकि छोटे 8 या 9 साल के थे। बच्चे जैसे थे, फिर भी वे इतनी तेजी से आगे बढ़ते थे कि पलक झपकते ही सैकड़ों मीटर पार कर जाते थे। उनमें से एक गोल चेहरे वाली लड़की पोनीटेल बनाए हुए लड़कों के पीछे चल रही थी। वह केवल 8 साल की थी और सबसे छोटी थी। अचानक किनारे पर लेटे किसी व्यक्ति से आकर्षित होकर लड़की ने दौड़ना बंद कर दिया। छोटी वंशिका तुम क्या कर रही हो? एक बड़ा लड़का जिसने जानवर की खाल पहनी हुई थी लड़की की ओर वापस मुड़ा। प्रफुल्ल भाई देखो जमीन पर कोई लेटा है, लड़की ने उससे कहा।
वह लड़का आया और बोला कि वह जीवित है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह बुरी तरह घायल हो गया है। भाई प्रफुल्ल, हमें उसे बचाना चाहिए, लड़की ने सुझाव दिया। ठीक है, लड़के प्रफुल्ल ने सिर हिलाया। वह अन्य लड़कों की ओर मुड़ा जो आसपास इकट्ठे हुए थे और कहने लगे, तुम लोग खुद अंकल ड्रैगन को देखने जाओ, छोटी वंशिका और मुझे अब वापस जाना होगा। कृपया हमारे लिए अंकल ड्रैगन से माफी मांगें। निश्चित ही, उन्होंने उसे उत्तर दिया। तब प्रफुल्ल ने कहा, छोटी वंशिका चलो इसे घर ले चलते हैं। लड़की ने सिर हिलाया। वह बिपिन के पास गई और दोनों हाथों से उसकी पीठ को पकड़कर अपने सिर पर रख लिया। हालांकि बिपिन मजबूत कद काठी का नहीं था, लेकिन वह एक लंबा और मजबूत वयस्क था जिसका वजन 70 किलोग्राम से अधिक था। हालांकि लड़की ने बिना किसी प्रयास के उसे पकड़ लिया। चलो चले, प्रफुल्ल ने पुकारा। लड़की तुरंत बिपिन को लेकर भागने लगी। देवभूमि के लोग यदि ये दृश्य देखते तो अवाक रह जाते। आखिरकार जब बिपिन को होश आया तो 2 दिन बीत चुके थे। जब वह उठा तो उसने अपने आप को एक शिविर में पाया और लगभग 8 या 9 साल की एक गोल चेहरे वाली लड़की उसकी ओर देख रही थी। बिपिन की आंखें खुली देखकर लड़की मुस्कुरा दी और चिल्लाई, पिताजी, वह जाग गया है। एक हट्टा कट्टा आदमी जो शिविर के मध्य में चाय बना रहा था तुरंत उनके पास आया। भाई, आप आखिरकार जाग गए। वह मोटा आदमी कठोर दिखने के बावजूद धीरे से बोला। उस आदमी को देखते ही बिपिन की आंखें सिकुड़ गईं। वह न केवल एक स्वामी है बल्कि एक श्रेष्ठ स्वामी है और बिपिन के विचार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। वह उस निष्कर्ष पर पहुंचा था क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि उस आदमी की आभा उसे संकुचित कर रही है। बिपिन ने इधर उधर देखते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप तमिलपुरा जनजाति में हैं और मैं इस जगह का नेता हूँ। आप मुझे वैदिक कह सकते हैं और वह मेरी बेटी है। वैदिक हटे कट्टे आदमी ने उत्तर दिया, 2 दिन पहले मेरी बेटी ने तुम्हें हमारे पहाड़ के पीछे पाया और तुम्हें यहाँ ले आए। बिपिन ने लड़की की ओर देखा। थोड़ी मोटी लेकिन प्यारी लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी काली आंखें झपकाईं। बिपिन को अपनी ओर घूरते देख उसने उसे एक मुस्कान दी। बिपिन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। हम दोनों इंसान हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वैदिक मुस्कुराए, वैसे आपका नाम क्या है भाई? आप किस जनजाति से हैं? जनजाति। बिपिन को तब एहसास हुआ कि वह एक ऐसी जगह पर हैं जहां कई जनजातियां हैं। मैं बिपिन हूं। उसने उन्हें अपना असली नाम बताया। चूंकि वह अब दिव्य भूमि में नहीं था इसलिए उसका नाम दूसरों से छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बिपिन ने एक कहानी बनाने का फैसला किया। मेरी जनजाति को अन्य जनजातियों ने खत्म कर दिया। उनकी राय में ये स्थान जनजातियों से बना है। ये जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि एक जनजाति दूसरे के साथ संघर्ष में पड़ गई थी। लेकिन ये जवाब सुनकर बिपिन को आश्चर्य हुआ कि वैदिक गंभीर दिखे। उन्होंने उस आदमी की आंखों में गुस्सा देखा। वह आदमी चिल्लाया, कमीनों, वे जनजातियां अभी भी अपने फायदे के लिए एक दूसरे के खिलाफ कैसे लड़ सकती हैं जबकि हम इंसानों पर राक्षसी जानवरों का अत्याचार हो रहा है। बिपिन शब्दों को लेकर असमंजस में थे। राक्षसी जानवरों द्वारा मनुष्यों पर अत्याचार किया जाता है। क्या राक्षसी जानवर? बिपिन असमंजस में था। मुखिया। अचानक बाहर से किसी ने चिल्लाया। वैदिक अपने पुराने अंदाज में आ गया। उसने बिपिन की ओर देखा और कहा कि भाई, आप गंभीर रूप से घायल हैं और आपको अच्छे आराम की जरूरत है। आप यहाँ कुछ देर रुक सकते हैं। बस वंशिका को बताएं कि आपको क्या चाहिए। मुझे अब जाना होगा। इतना कहकर वैदिक शिविर से बाहर चले गए। अध्याय 503 असामान्य ताकत वाली लड़की। बिपिन और वैदिक ही शिविर में बचे थे। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की लेकिन जैसे ही वह हिलता तो उसे बहुत तेज दर्द महसूस होता। जब उसने वैदिक की ओर देखा तो असहाय होकर उसने अपनी पीठ एक खंभे पर रख दी जिसका उपयोग शिविर को सहारा
देने के लिए किया जाता था। क्या मैं आपको बिग ब्रदर कह सकता हूँ? बिपिन वैदिक ने अपनी आंखें झपकाईं और फिर बिपिन को घूरकर देखा। बिग ब्रदर बिपिन के पिता ने कहा कि तुम्हें हिलना नहीं चाहिए क्योंकि तुम बुरी तरह घायल हो गए हो। बिपिन ने उसे देखकर मुस्कुराया और उत्तर दिया, छोटी वंशिका, क्या वह तुम ही थी जिसने मुझे पहाड़ के पीछे पाया और मुझे यहाँ ले आए? हाँ, छोटी वंशिका ने जोर से सिर हिलाया। और तुमने यह अपने आप किया? बिपिन ने संदेह से पूछा। बेशक, वंशिका ने फिर सिर हिलाया। उसकी बातें सुनकर बिपिन को संदेह हुआ। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि 8 साल की एक लड़की अकेले ही उसे इतनी दूर तक ले गई। ऐसा करने के लिए बहुत ताकत की जरूरत थी। चूंकि उन्हें लड़की पर आध्यात्मिक शक्ति का कोई चिन्ह नहीं मिला, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक गैर योद्धा के लिए अपने दम पर ऐसा करना असंभव था। अगर उसे पता होता कि लड़की उसे अपने सिर पर उठाकर घर ले गई है तो उसके लिए इस पर विश्वास करना और भी मुश्किल हो जाता। बिग ब्रदर बिपिन, मुझे तुच्छ मत समझो, मुझ में बहुत ताकत है। हालांकि मैं केवल 8 साल का हूँ, लेकिन जो लोग मुझसे थोड़े बड़े हैं वे शायद ताकत में मेरी बराबरी नहीं कर सकते, वैदिक ने गर्व से कहा। सचमुच? बिपिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, छोटी वंशिका, मेरे हाथ पर मारने की कोशिश करो। बिग ब्रदर बिपिन, आप घायल हो गए हैं। क्या आप निश्चित हैं कि आप चाहते हैं कि मैं इसे आजमाऊं? वैदिक उन्हें मारने में झिझक रहे थे। बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, बिपिन ने उत्तर दिया। वैदिक ने तुरंत अपनी मुट्ठी बंद की और बिपिन के हाथ की ओर लापरवाही से मुक्का मारा। मुक्के से हवा बहने लगी और जब वह बिपिन के हाथ पर पड़ा तो वह हिल गया। बड़े भाई बिपिन, आप ठीक हैं क्या? वैदिक ने चिंता से पूछा। यह बिपिन आश्चर्यचकित था। वह बता सकता था कि महज एक मुक्के के पीछे हजारों पाउंड की ताकत होनी चाहिए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मुक्के ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन उसके लिए ये विश्वास करना अभी भी कठिन था कि 8 साल की लड़की ऐसा कर सकती है। राक्षस! बिपिन अंदर बाहर हिल गया। उनकी मुलाकात दिव्य भूमि में लक्षित जैसे कुछ ऐसे लोगों से हुई थी जिन्हें असामान्य शक्ति का उपहार मिला था, लेकिन उनमें से कोई भी 8 साल की उम्र तक ऐसी ताकत हासिल नहीं कर सका। बिपिन को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि वैदिक के अलावा जनजाति में अन्य लोग भी थे जिनके पास ऐसी असामान्य ताकत थी। छोटी वंशिका, आपने अभी कहा कि आपके कुछ बड़े भाई ताकत में आपसे मेल नहीं खा सकते हैं। क्या मैं ये समझने में सही हूँ कि बिपिन से आपसे अधिक शक्तिशाली कोई हो सकता है? हाँ, आप सही कह रहे हैं, वैदिक ने सिर हिलाया। उनमें से सबसे अच्छे भाई प्रफुल्ल हैं। वह अभी 15 साल के हैं। जब वह 8 साल के थे तब वह हजारों पाउंड ताकत लगा सकते थे। उसी उम्र में मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। केवल 8 बिपिन पर हजारों पाउंड की ताकत लगाना वास्तव में शब्दों से परे आश्चर्यचकित था। अचानक एक बच्चे की आवाज बिपिन के कानों तक पहुंची और फिर उसने देखा कि एक लड़का अंदर आ रहा है। छोटी वंशिका, लड़के ने उत्साह से वैदिक भाई को चिल्लाया। भाई प्रफुल्ल अपने भाले के कौशल का अभ्यास कर रहा है। यदि आप जल्दी नहीं करते हैं तो मैं उसे अभ्यास देखने के लिए आपको पीछे छोड़ दूंगा। इतना कहकर लड़का तेजी से डेरे से बाहर भाग गया। भाई प्रफुल्ल अपने भाले के कौशल का अभ्यास कर रहे हैं। वैदिक काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने बिपिन से कहा, बिग ब्रदर बिपिन, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बस मुझे बुला लेना। मैं पास रहूंगी और तुम्हारी आवाज नहीं सुनूंगी। लड़की जल्दी से कैंप से निकल गई। ये देखकर बिपिन जबरदस्ती मुस्कुराने लगे। भाई प्रफुल्ल वह लड़का जो 8 बजे की उम्र में हजारों पाउंड की ताकत लगा सकता था। उन्हें लड़के की ताकत में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने अपने शरीर के दर्द को नजरअंदाज कर दिया और बाहर जाने के लिए संघर्ष करने लगे। वह शिविर से बाहर चला गया और सामने के दरवाजे के सामने लेटा हुआ था। उसकी नजर एक साफ जगह पर लड़कों और
लड़कियों के एक समूह पर टिकी थी। लड़के और लड़कियां दूसरे लड़के को भाला कौशल दिखाते हुए ध्यान से देख रहे थे। लड़का 14 या 15 साल का लग रहा था। इतनी कम उम्र में वह काफी लंबा और मजबूत था, बस जानवर की खाल पहने हुए था। सूरज की रोशनी में उसकी खुली त्वचा चमक रही थी, जिससे वह और भी जंगली लग रहा था। हाथ में एक लंबे भाले के साथ, भले ही उसकी चालें अनाड़ी तरीके से प्रदर्शित की गई हों, बिपिन को उनके पीछे एक शक्तिशाली शक्ति दिखाई दे रही थी। वह यांग शून्य क्षेत्र के शिखर पर है। बिपिन ने अपने हृदय में आश्चर्य के भाव से लड़के की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। दिव्य भूमि में किसी को केवल 15 वर्ष की आयु में यांग शून्य क्षेत्र के शिखर तक पहुंचते देखना संभव नहीं था। यहाँ तक कि प्रतिभाशाली राघवेंद्र बिपिन का अनुशासन भी केवल 18 वर्ष की उम्र में ही ऐसा करने में सक्षम था। और यही कारण है कि बिपिन इतना आश्चर्यचकित था कि वह अभी अभी इस दुनिया में आया था और तुरंत इस अत्यधिक प्रतिभाशाली लड़के से मिला था। कितना बलिष्ठ शरीर और शक्तिशाली शक्ति है। बिपिन देख सकता था कि कैसे लड़के ने अपने भाले से शून्य को कुचल दिया, और वह एक के बाद एक विस्फोट की आवाजें सुन सकता था। वह बता सकता था कि वह लड़का दिव्य भूमि के राजाओं जितना ही शक्तिशाली था। बिपिन ने इधर उधर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके अलावा यहाँ बाकी सभी लड़के लड़कियां भी मजबूत शरीर वाले हैं। मैं किस तरह की जगह पर हूँ। अध्याय 504 राक्षस महाद्वीप। तीसरे दिन सुबह बिपिन के जागने के बाद वैदिक उस युवक से मिलने आए। तंबू में छोटे भाई बिपिन, आप अच्छे लग रहे हैं, आप ठीक हो रहे हैं, वैदिक युवक के सामने खड़ा था। बिपिन ने कहा, छोटी वंशिका की देखभाल की बदौलत मैं जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। हाँ, यह अच्छा है। मैंने अन्य बुजुर्गों को पहले ही बता दिया है कि आप गार्ड में शामिल होंगे, इसलिए हम टीम के साथ ही होंगे, वैदिक ने मुस्कुराते हुए कहा। बिपिन भी मुस्कुरा उठे। बिपिन ने पाया कि यहाँ के लोग गर्मजोशी से भरे और मिलनसार हैं, और वैदिक ने उन्हें परसों तमिलपुरा जनजाति के गार्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। पिता बड़े भाई प्रफुल्ल ने कहा, तुम ड्रैगन अंकल के साथ बाहर जाओगे? वैदिक ने अपने पिता की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, वैदिक ने सिर हिलाया। हमें खबर मिली थी कि पास की ग्रीन हिलॉक जनजाति में एक राक्षस जासूस है, लेकिन उन्हें बहुत देर से पता चला और वह भाग निकला, इसलिए आसपास की जनजातियों के नेता अपने लोगों को आसपास के इलाके में ले जाएंगे, इस उम्मीद में कि वे उसे ढूंढ सकें और मार सकें। उसकी आंखों से हत्या के इरादे का सैलाब उमड़ पड़ा। ये सुनकर बिपिन सोच में पड़ गया। इस जनजाति में 3 दिन बिताने के बाद उसने इस दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया था। वह जानता था कि इसे राक्षस महाद्वीप कहा जाता है। ये दुनिया दिव्य भूमि और प्राचीन दुनिया जैसे समतल दुनिया से अलग थी, क्योंकि यह अपने राक्षसी जानवरों के लिए प्रसिद्ध थी। राक्षस महाद्वीप दैवीय भूमि से बहुत बड़ा था। अधिकांश क्षेत्र पर राक्षसी जानवरों का कब्जा था, इसलिए मानव योद्धाओं के बसने के लिए 10% से भी कम क्षेत्र बचा था। राक्षसी जानवर और मानव योद्धा घातक शत्रु बनने के लिए पैदा हुए थे। जिन राक्षस समूहों के पास 90% क्षेत्र था, वे मानव योद्धाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। इसलिए वे सभी मनुष्यों को नष्ट करना चाहते थे और पूरे महाद्वीप को जीतकर इसे राक्षसी जानवरों के लिए स्वर्ग बनाना चाहते थे। मनुष्यों ने विरोध करने की पूरी कोशिश की और राक्षस विनाशकारी लीग का निर्माण भी किया। इसमें मानव जनजातियों के सर्वोच्च कमांडर शामिल थे, लेकिन केवल इतनी ताकत के साथ मानव बमुश्किल अंतिम 10% क्षेत्र की रक्षा कर सके। राक्षसों को एहसास हुआ कि वे क्रूर बल से मनुष्यों को उखाड़ फेंकने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने कई राक्षस जासूस भेजे और उन्हें अंदर से नष्ट करने की योजना बनाए। ये राक्षस जासूस मानव योद्धाओं के समान दिखते थे और केवल राक्षस भेदभाव करता ही बता सकते थे कि वे
इंसान थे या राक्षस। एक बार एक राक्षस जासूस मिल जाता था तो मानव योद्धा बिना कोई दया दिखाए उसे मार डालते थे। पिताजी सावधान रहना, वैदिक ने कहा। चिंता मत करो, मैं शक्तिशाली हूँ। इतना कहकर वैदिक चले गए। बिपिन ने वैदिक की ओर देखते हुए चुपचाप सिर हिलाया। वैदिक वास्तव में शक्तिशाली थे। वह 6 बादल क्षेत्र में था जो दिव्य भूमि के श्रेष्ठ राजाओं के स्तर के बराबर था। हालांकि राक्षस महाद्वीप के मानव योद्धा दिव्य भूमि के योद्धाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। राक्षस महाद्वीप में खेती करना दैवीय भूमि से बेहतर था, इसके अलावा क्योंकि वे राक्षसी जानवरों से लड़ने के लिए पैदा हुए थे। मानव योद्धाओं में राक्षसी जानवरों के खून का संकेत था, इसलिए मानव योद्धा दिव्य भूमि के योद्धाओं की तुलना में अधिक मजबूत और शक्तिशाली पैदा हुए थे। अब तक बिपिन जिन लॉर्ड्स से मिले थे उनमें ब्लैक लॉर्ड का शरीर अत्यंत स्वर्ग विरोधी माना जाता था, लेकिन मॉन्स्टर महाद्वीप में प्रत्येक लॉर्ड ब्लैक लॉर्ड से अधिक शक्तिशाली था। जनजाति नेता के रूप में वैदिक आन का शरीर और भी भयानक था। बिपिन विचार के राक्षस महाद्वीप के विशेषज्ञों की तुलना में दिव्य भूमि के विशेषज्ञ कुछ भी नहीं हैं। वह ये भी जानते थे कि तमिलपुरा जनजाति अनगिनत सामान्य जनजातियों में से एक थी। तमिलपुरा जनजाति से भी अधिक शक्तिशाली कई जनजातियां थीं। तमिलपुरा जनजाति में 10,000 से अधिक कबीले थे। उन सभी ने 12 साल की उम्र में खेती करना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने दैवीय भूमि के योद्धाओं की तुलना में तेजी से सुधार किया। एक सामान्य मामले में यहाँ तक कि सबसे प्रतिभावान कबीले का व्यक्ति भी प्राइमर्डियल गोल्ड कोर दायरे तक पहुँचने में सक्षम होगा। यहाँ तक कि सामान्य लोग भी 40 या 50 वर्ष की आयु में यांग शून्य दायरे में पहुँच जाएंगे। जितना अधिक शक्तिशाली होगा वह दैवीय उत्कृष्टता तक पहुँचेगा। यहाँ तक कि सबसे कमजोर मानव योद्धा भी जो दैवीय उत्कृष्टता तक पहुँच गए थे, अपने शक्तिशाली शरीर के साथ संत क्षेत्र के शिखर तक पहुँच सकते थे। उनकी युद्ध शक्ति स्टेज 2 या यहाँ तक कि स्टेज 3 थी। इसलिए राक्षस महाद्वीप के योद्धा दैवीय भूमि से अधिक शक्तिशाली थे। तमिलपुरा जनजाति जैसी एक सामान्य जनजाति में सैकड़ों संत क्षेत्र विशेषज्ञ और 6 स्वामी थे। ऐसी अनगिनत जनजातियां थीं, इसलिए पूरी मानव आबादी के बीच ऐसे शक्तिशाली विशेषज्ञों की संख्या आश्चर्यजनक थी। ऐसा कहा जाता था कि राक्षस विनाशकारी लीग में 33 मंदिर स्वामी थे। 33 मंदिर स्वामी मनुष्यों के बीच सर्वोच्च स्थान रखते थे। बिपिन ने अनुमान लगाया कि उन टेम्पल मास्टर्स ने क्लाउड दायरे को तोड़ दिया होगा, जो उन्हें 3 पूर्वजों के समान मजबूत बना देगा। यदि यह सच था तो यह वास्तव में भयानक था, क्योंकि राक्षसी जानवरों के उत्पीड़न के तहत वे अभी भी इतने शक्तिशाली हो सकते थे। सूरज डूब गया और रात होने लगी। तंबू में बिपिन अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया और उसने एक मटमैला अमृत निकाला और उसे खा लिया। यह विटैलिटी एलिक्सिर अच्छा है। मैंने सोचा था कि मुझे ठीक होने में 10 दिन या आधा महीना लगेगा, लेकिन इस विटैलिटी एलिक्सिर की वजह से मैं ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, बिपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। विटैलिटी एलिक्सिर एक श्रेष्ठ द्वितीय श्रेणी की गोली थी। बिपिन को मार्क्विस नान्यू की इंटरस्पेशियल रिंग में 1 दर्जन अमृत मिले। वह पिछले कुछ दिनों से उन्हें ले रहे थे और वे वास्तव में उनके ठीक होने में मददगार थे। इसी समय तंबू के बाहर हंगामा मच गया। क्या हो रहा है? बिपिन आश्चर्यचकित रह गया और तुरंत बाहर चला गया। अध्याय 505 एक राक्षसी जानवर। बिपिन ने ड्रिल ग्राउंड में कई कबीले के लोगों को झुंड में आते देखा। बड़े भाई बिपिन, वैदिक ने प्रफुल्ल के साथ चलते हुए कहा। नन्ही वंशिका प्रफुल्ल ने क्या हुआ? बिपिन ने संदेह की दृष्टि से पूछा। मेरे पिता ने एक राक्षस जासूस को पकड़ा, वे अब ड्रिल ग्राउंड में हैं, हर कोई देखने वाला है, वैदिक ने उत्साह के साथ उत्तर दिया। एक राक्षस जासूस? बिपिन को आश्चर्य हुआ और उसने इसमें कुछ रुचि दिखाई।
वह जानना चाहता था कि राक्षस महाद्वीप में असली अधिपति कैसे दिखते थे। आइए हम उनका अनुसरण करें। बिपिन प्रफुल्ल और वैदिक ड्रिल ग्राउंड की ओर चल पड़े। विशाल ड्रिल ग्राउंड असंख्य कुलों से खचाखच भरा हुआ था। बिपिन और उसके दो साथी कोहनी मोड़कर भीड़ में सबसे आगे आ गए। वह राक्षस जासूस है। बिपिन ने एक काले बालों वाले आदमी को देखा जो ड्रिल ग्राउंड के केंद्र में एक लोहे के पिंजरे में बंद था। काले बालों वाला आदमी 2 मीटर लंबा था। थोड़ा अधिक मांसल होने के अलावा इस काले बालों वाले आदमी और एक मानव योद्धा के बीच कोई अंतर नहीं था। यदि बिपिन इस काले बालों वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में स्पष्ट नहीं होता तो वह इस काले बालों वाले व्यक्ति को एक राक्षसी जानवर के रूप में पहचानने में असमर्थ होता। क्या वह वास्तव में एक राक्षसी जानवर है? बिपिन संदेह महसूस किए बिना नहीं रह सका। अधिकांश कबीले के लोग भी आश्चर्यचकित थे। वे जनजाति में रहते थे और उनमें से अधिकांश ने कभी किसी राक्षसी जानवर से लड़ाई नहीं की थी, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। काले बालों वाला आदमी पिंजरे के अंदर पागलों की तरह दहाड़ रहा था। मैं ग्रीन हिलॉक जनजाति का वंशज हूँ। आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? क्यों? मुझे जाने दो, अन्यथा जब हमारे नेता को पता चलेगा तो वह मेरे लिए न्याय मांगेंगे। काले बालों वाला आदमी इस तरह क्रोधित हो गया जैसे उसे पीड़ा हो रही हो। आप अब भी इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। वैदिक और अन्य बुजुर्ग लोग काले बालों वाले व्यक्ति को घूरते हुए मंच पर एकत्र हुए। जाओ बुजुर्ग जल वैदिक को आदेश देकर बुलाओ। हमारे पास पहले से ही है, उसे जल्द ही आना चाहिए, एक बुजुर्ग ने उत्तर दिया। ठीक है, वैदिक ने सिर हिलाया। उन्होंने काले बालों वाले आदमी की ओर देखा और कहा, चिंता मत करो, मेरी तमिलपुरा जनजाति हमेशा निष्पक्ष रहती है। हम कभी भी किसी इंसान के साथ अन्याय नहीं करते हैं। यदि हम पुष्टि करते हैं कि आप एक राक्षस जासूस नहीं हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको वापस भेज दूंगा और आपसे माफी भी मांगूंगा। आपका नेता। लेकिन यदि आप एक राक्षस जासूस हैं तो आप बिना किसी संदेह के मर जाएंगे। उसका स्वर हत्या के इरादे से भरा था। उन कुलों के लोगों ने भी ठंडा रूप धारण किया। वे शायद ही किसी राक्षसी जानवर से मिले थे, हालांकि चूंकि वे राक्षस महाद्वीप में पैदा हुए थे इसलिए उनकी हड्डियों में राक्षसी जानवरों के प्रति नफरत भर गई थी। राक्षसी जानवर और मानव योद्धा घातक दुश्मन थे। राक्षसी जानवर मनुष्यों को खत्म करना चाहता था, जबकि मनुष्य अधिक रहने की जगह के लिए लड़ रहे थे। यदि कोई राक्षस जासूस मानव क्षेत्र में पकड़ा जाता तो उसे बिना किसी संदेह के मार दिया जाता। काले बालों वाला वह आदमी जिसने खुद को हत्या के इरादे से घिरा हुआ महसूस किया, उसके चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति थी, लेकिन वह अपने दिल में घबराने लगा। थोड़ी देर बाद लंबी भौंहों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके हाथ में छड़ी थी वहां से गुजरा। बुजुर्ग जल वैदिक सहित उपस्थित कुलजनों ने उन्हें प्रणाम किया। आखिरकार इस बुजुर्ग को तमिलपुरा जनजाति में एक उच्च दर्जा प्राप्त था और वह पूरी जनजाति में एकमात्र राक्षस भेदभाव करता था। केवल राक्षस विभेदक ही राक्षसी जानवरों को मानव योद्धाओं से अलग करने में सक्षम थे, इसलिए भले ही एक राक्षस विभेदक कमजोर था, फिर भी उसका सम्मान किया जाता था। एल्डर वाटर, कृपया हमारी मदद करें, वैदिक ने एल्डर वाटर से कहा। ओके, एल्डर वाटर ने थोड़ा सिर हिलाया और अपनी धुंधली दृष्टि से काले बालों वाले आदमी की ओर देखा। फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। राक्षस भेदभाव करने वाला काले बालों वाला आदमी पीला पड़ गया, क्योंकि वह जानता था कि वह अब अपने मामले पर बहस नहीं कर सकता। हालांकि उसे निराशा नहीं हुई, उसने इधर उधर देखना शुरू किया और अंततः उसकी नज़र वैदिक पर टिकी। उसने तुरंत अपना मन बना लिया। बूम! काले बालों वाले आदमी से एक जबरदस्त आभा निकली और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने लोहे के पिंजरे पर जोरदार तमाचा मारा।
पिंजरा विशेष सामग्रियों से बना था, इसलिए यह एक संत क्षेत्र के मानव या राक्षसी जानवर को पकड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत था। हालांकि उसकी आभा से पता चलता है कि काले बालों वाला आदमी बादल क्षेत्र में पहुंच गया था, इसलिए उसने आसानी से पिंजरे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अरे नहीं! वैदिक और अन्य बुजुर्ग हैरान रह गए। एक बादल क्षेत्र राक्षसी जानवर, गधा, वह अपनी ताकत और आभा छिपा रहा था। धत तेरी की! ये बहुत तेजी से हुआ और यह उनकी उम्मीदों से बाहर था। उन्हें खबर मिली थी कि राक्षस जासूस सेंट दायरे में था और उन्होंने इसकी पुष्टि भी की, क्योंकि काले बालों वाला आदमी जब उन्होंने उसे पकड़ा तो वह विरोध करने में असमर्थ था, इसलिए उन्होंने उसे पिंजरे में बंद कर दिया। सामान्य स्थिति में एक संत क्षेत्र का मानव या राक्षसी जानवर पिंजरे को तोड़ने में असमर्थ होगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि काले बालों वाला आदमी अपनी ताकत छिपा रहा था, और वह सेंट दायरे में नहीं बल्कि क्लाउड दायरे में राक्षसी जानवर था। इसी समय काले बालों वाला व्यक्ति अद्भुत गति से भीड़ की ओर उछला, जिससे वैदिक और अन्य बुजुर्ग उसे समय पर रोकने में असमर्थ हो गए। हुआ, एक खून की रोशनी चमकी और उस ओर बढ़ी जहां बिपिन, वैदिक और प्रफुल्ल खड़े थे। मेरे बचने का एकमात्र तरीका यह है कि इस लड़की को बंधक बना लिया जाए, इससे मुझे वहां से निकलने का मौका मिल जाएगा। काले बालों वाला आदमी वैदिक को घूरता रहा। वैदिक और प्रफुल्ल पीले पड़ गए। प्रफुल्ल ने तुरंत अपना लंबा भाला निकाला और हमले को रोकने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, एक व्यक्ति ने उसे और वैदिक को रोक दिया। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि बिपिन था। अध्याय 506 दिव्य सेनापति का आगमन। काले बालों वाले व्यक्ति ने वैदिक को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए हत्या के इरादे से देखा। जब बिपिन ने वैदिक के सामने रोका तो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। मेरे रास्ते से हट जाओ! काले बालों वाला आदमी बिपिन पर तमाचा मारते हुए ऐसे गुर्राया मानो मक्खियां भगा रहा हो। बिपिन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भड़कीला रूप धारण कर लिया। जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ भींचा, एक शक्तिशाली शक्ति उसकी बांह से प्रवाहित हुई और उसकी मुट्ठी में एकत्रित हो गई। टकराना! एक गहरी टक्कर की आवाज सुनाई दी और काले बालों वाला आदमी तुरंत पीछे हट गया। ये कैसे संभव है? काले बालों वाला आदमी आश्चर्यचकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह स्वयं एक क्लाउड क्षेत्र का राक्षसी जानवर है और उसे शुद्ध ताकत के आधार पर एक संत क्षेत्र के मानव योद्धा ने हरा दिया है। जब वह ग्रीन हिलॉक जनजाति में घिरा हुआ था तो गंभीर चोटों के कारण वह अपनी पूरी ताकत दिखाने में असमर्थ था, लेकिन यह मानव योद्धा उससे कहीं अधिक गंभीर रूप से घायल था। राक्षसी जानवर कमीने! इस दहाड़ से काले बालों वाला आदमी निराशा से भर गया। वैदिक एक क्रोधित शेर की तरह काले बालों वाले आदमी के पास आया और उसके सिर पर एक मुक्का मारा। काले बालों वाला आदमी विरोध करने में असमर्थ था, इसलिए उसका सिर फट गया और बिना किसी संदेह के उसकी मृत्यु हो गई। वैदिक तेजी से बिपिन के सामने आए और छोटे भाई बिपिन से पूछा कि क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। बिपिन को खांसी हुई। उसने उस टकराव में बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन इससे उसकी चोट अभी भी खराब हो गई थी, क्योंकि काले बालों वाले व्यक्ति के हमले के कारण उसके शरीर से खून बहने लगा था। वैदिक ने गंभीर स्वर में कहा, यह मेरी गलती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह राक्षस जासूस अपनी ताकत छिपा रहा होगा। छोटे भाई बिपिन, आप बहुत शक्तिशाली हैं। गंभीर चोटों के बावजूद सेंट रियल्म विशेषज्ञ के रूप में भी आप क्लाउड रियल्म राक्षस जासूस को रोकने में सक्षम थे। आपके पास एक अद्भुत शरीर होना चाहिए। वैदिक अपनी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। मॉन्स्टर महाद्वीप में इतना शक्तिशाली शरीर देखना दुर्लभ था। बड़े भाई बिपिन ने धन्यवाद दिया। वैदिक ने कृतज्ञता से बिपिन की ओर देखा। बिपिन मुस्कुराया।
ठीक है, चूंकि राक्षस जासूस मारा गया है इसलिए हर कोई जा सकता है। वैदिक के बोलने के बाद कई कुलों ने उनके आदेश का पालन किया और चले गए। प्रफुल्ल वैदिक ने प्रफुल्ल की ओर देखा, आप अभी अच्छे थे। वैदिक ने देखा कि जब राक्षस जासूस वैदिक की ओर बढ़ा तो प्रफुल्ल ने तुरंत अपने लंबे भाले से उसे रोकने की कोशिश की। एक 15 वर्षीय किशोर के लिए चुटकी में इतनी त्वरित और विश्वसनीय प्रतिक्रिया देना कठिन था। प्रफुल्ल ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। बहुत घमंड मत करो, राक्षस जासूस क्लाउड क्षेत्र में था, भले ही वह घायल हो गया था फिर भी आप उससे लड़ने में असमर्थ थे। यदि बिपिन मदद के लिए नहीं आया होता तो आप मारे गए होते। प्रफुल्ल ने अनायास ही अपना सिर नीचे कर लिया। ठीक है, मैं आपको दोष नहीं देना चाहता, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि अगली बार केवल वही करें जो आप कर सकते हैं। आप हमारी जनजाति के सबसे मजबूत युवा हैं और आपके पिता हमारे हीरो हैं। यदि आप मर गए तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। वैदिक ने कहा, उन्हें स्पष्टीकरण दीजिए। प्रफुल्ल ने हाँ में सिर हिलाया। आपके पिता के बारे में बोलते हुए उन्होंने कुछ समय पहले मुझे एक संदेश भेजा था, वह कुछ दिनों में वापस आ सकते हैं, इसलिए आप जल्द ही उनसे मिलेंगे, वैदिक ने आगे कहा। सचमुच? प्रफुल्ल ने उत्साह से ऊपर देखा। इसके लिए तैयार हो जाए, आपके पिता शायद ही कभी वापस आते हैं, इसलिए यह आपके लिए उन्हें ये दिखाने का मौका है कि आपने इन वर्षों में क्या सीखा है, वैदिक ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, प्रफुल्ल ने सिर हिलाया, वह उत्साह से अभिभूत था। प्रफुल्ल के पिता बिपिन आश्चर्यचकित थे। वह जानता था कि प्रफुल्ल के पिता जनजाति नायक और राक्षस विनाशकारी लीग के एक दिव्य जनरल थे जिन्होंने राक्षसी जानवरों से युद्ध किया था और हर कई वर्षों में केवल एक बार लौटते थे। राक्षस विनाशकारी लीग का एक दिव्य जनरल, ऐसा कहा जाता है कि क्लाउड क्षेत्र में केवल एक शीर्ष विशेषज्ञ ही इस पद को लेने के लिए योग्य है। मुझे आश्चर्य है कि वह कितना शक्तिशाली है, बिपिन ने उम्मीद के संकेत के साथ सोचा। तमिलपुरा जनजाति में अभी भी शांति थी। मनुष्य एकजुट थे और एक दूसरे के साथ शायद ही कभी संघर्ष होता था, यहाँ तक कि जब कोई संघर्ष होता था तो इसे शांति से सुलझा लिया जाता था, इसलिए दो जनजातियों के बीच भयंकर लड़ाई शायद ही कभी देखी जाती थी। सारी रात बिस्तर पर बैठे रहने के बाद आखिरकार बिपिन की आंखें खुलीं। मेरी ताकत अपने चरम पर पहुंच गई है, बिपिन की आंखों से खुशी की चमक निकल गई। वह पहले ही 1 दर्जन दिनों तक मॉन्स्टर महाद्वीप में रह चुका था। अपनी पुनर्प्राप्ति क्षमता और जीवन शक्ति अमृत की सहायता से वह पूरी तरह से ठीक हो गया था। केवल अब जब उसकी ताकत पूरी तरह से ठीक हो गई है तो वह करने में आश्वस्त हो सकता है जो वह चाहता था। अंकल प्रफुल्ल वापस आ गए हैं, अंकल प्रफुल्ल वापस आ गए हैं। एक तेज आवाज ने तुरंत पूरी जनजाति को हिलाकर रख दिया। चाचा प्रफुल्ल के पिता बिपिन ने भौहें सिकोड़ लीं। वह तुरंत अपने तंबू से बाहर निकले और ड्रिल ग्राउंड की ओर चल दिए। बिपिन ने देखा कि काले सूट में एक अधेड़ उम्र का आदमी कई कुलों से घिरा हुआ आकाश में खड़ा है। चेहरे पर ठूंठ लगाए अधेड़ उम्र का व्यक्ति वैदिक और प्रफुल्ल के साथ सहजता से बातें कर रहा था। ड्रिल ग्राउंड पर अन्य कबीले के लोग प्रशंसा की दृष्टि से उसकी ओर देख रहे थे। वह उनके हीरो थे, उन्हें उस पर गर्व था। 7 बादल क्षेत्र। बिपिन ने अधेड़ उम्र के आदमी के स्तर को पहचान लिया। जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि दिव्य जनरल बिपिन विचार के 7 बादल क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। एक 7 बादल क्षेत्र विशेषज्ञ दिव्य भूमि में एक मार्किस के बराबर था। यहाँ मानव योद्धाओं के पास शक्तिशाली शरीर थे, इसलिए जब वे समान स्तर पर थे तो उनकी ताकत दिव्य भूमि के योद्धाओं से बेहतर थी। प्रफुल्ल ने धीमी आवाज में कहा, पापा मेरी तरफ देखो। उसके हाथ में एक लंबा भाला आया, फिर उसने सामने की जगह पर जोरदार वार किया।
इस प्रहार में एक शक्तिशाली शक्ति थी और इससे हवा को भेदने वाली तेज ध्वनि उत्पन्न हुई। अध्याय 507 अस्थि समलन तकनीक। उस हमले की शक्ति पहले ही सेंट दायरे तक पहुंच चुकी है, बिपिन ने निजी तौर पर सोचा था। भीड़ से जयकारे गूंजने लगे। प्रफुल्ल की आंखें चमक उठी। बहुत अच्छा, जब मैं 16 साल का था तो मैंने केवल अस्थि समलन तकनीक के स्तर 2 में महारत हासिल की थी, लेकिन आप केवल 15 वर्ष के हैं और पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुके हैं। इस बिंदु पर आप मुझसे अधिक मजबूत हैं। हाँ, प्रफुल्ल ने कुछ गर्व के साथ कहा। पिताजी, मैं भी आपकी तरह दिव्य सेनापति बनूंगा। मैं निश्चित रूप से आपसे अधिक मजबूत बनूंगा। हाहा, लोगों का समूह हंसा। ठीक है, लेकिन गंभीरता से, नेताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है, प्रफुल्ल ने संजीदगी से कहा। चलो अंदर बात करते हैं, वैदिक ने जवाब दिया और फिर वे सभी तंबू की ओर भाग गए। कुटुंबी भी चले गए। नन्ही वंशिका प्रफुल्ल ने अभी बोन फ्यूजन तकनीक का जिक्र किया। बिपिन ने पूछा कि यह क्या है। वैदिक ने तुरंत जवाब दिया कि यह शरीर को नया आकार देने की एक तकनीक है जिसका अभ्यास हमारे परिवार के लोग बचपन से करते आ रहे हैं। ये हमें शरीर और ताकत दोनों में सुधार करने में मदद कर सकता है। मैंने भी इस तकनीक का अभ्यास किया है, लेकिन मैं अभी भी प्रफुल्ल से कमजोर हूँ और लेवल 1 तक नहीं पहुँच पाया हूँ। प्रफुल्ल मेरी उम्र में पहले ही सफल हो चुका था। एक बॉडी रीशेपिंग तकनीक जो शरीर और ताकत में सुधार करती है। बिपिन आश्चर्यचकित थे और उन्होंने छोटी वंशिका से पूछा, क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? बेशक, वैदिक ने सिर हिलाया और आगे की ओर इशारा किया। यह वही है। बिपिन ने ड्रिल ग्राउंड के किनारे पर एक गहरे काले पत्थर की गोली खड़ी देखी। जब से वह यहाँ आया उसने इस पत्थर की पट्टिका पर कभी ध्यान नहीं दिया। उस पत्थर की गोली पर अस्थि समलन तकनीक की नक्काशी की गई है। बिपिन ने एक अजीब रूप धारण किया था। वह वैदिक के साथ पत्थर की पट्टिका की ओर चला। पत्थर की पट्टिका पर उसने कई कसकर पैक किए गए छोटे अक्षर खुदे हुए देखे। बोन फ्यूजन तकनीक में हजारों अक्षर शामिल थे और इसे 4 स्तरों में विभाजित किया गया था। यहाँ एक तकनीक का प्रदर्शन किया गया है। बिपिन आश्चर्यचकित रह गए और फिर छोटी वंशिका से पूछा कि क्या मैं इस तकनीक का अभ्यास कर सकता हूँ? इसके पहले 4 स्तर पूरे मॉन्स्टर महाद्वीप में व्यापक रूप से फैले हुए हैं। कई कुलों ने इस तकनीक की खेती की है, इसलिए यदि आप बिग ब्रदर बिपिन का अभ्यास करना चाहते हैं तो ये ठीक है, क्योंकि आपका शरीर इतना शक्तिशाली है कि क्या आपने वैदिक के आश्चर्य से पहले इसी तरह की तकनीक का अभ्यास नहीं किया है? मेरे पिता ने कहा कि हम इस तरह केवल एक ही तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं। बिपिन मंद मंद मुस्कुराया। स्वर्गीय सृजन कौशल और अपनी साधना के कारण उनके पास एक शक्तिशाली शरीर था। उन्होंने कभी भी बॉडी रीशेपिंग तकनीक का अभ्यास नहीं किया था जो उनके शरीर की ताकत में सुधार कर सके। वास्तव में स्वर्गीय निर्माण कौशल जो आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित था, वह केवल एक साधना विधि थी। मुझे नहीं पता कि यह तकनीक मेरे लिए काम करेगी या नहीं, लेकिन मुझे पत्थर की गोली को देखते हुए बिपिन ने सोचा कि मुझे इसे आजमाना होगा। बिपिन ने संकोच नहीं किया। वह अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गए और अस्थि समलन तकनीक के पहले स्तर का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वैदिक उनके पास ही इंतजार करते रहे। अस्थि समलन तकनीक हड्डियों को विकसित करने का एक विशेष कौशल था। बिपिन ने दिव्य भूमि में इसके बारे में कभी नहीं सुना था। अभ्यासी के स्वयं के शरीर ने उसकी साधना गति को प्रभावित किया। शरीर जितना अधिक शक्तिशाली होगा, अभ्यासकर्ता उतनी ही आसानी से सुधार करेगा। थोड़ी देर बाद बिपिन को एहसास हुआ कि वह बोन फ्यूजन तकनीक के लेवल 1 पर पहुंच गए हैं। इतना आसान? बिपिन मुस्कुराया, लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उसका शरीर एक बेहतर दूसरे दर्जे के जादुई हथियार के बराबर था, यहाँ तक कि क्लाउड दायरे राक्षस जासूस का शरीर भी उससे कमतर था।
उनके शरीर के लिए इस तकनीक का अभ्यास करना पानी पीने जितना आसान था। उन्होंने अस्थि समलन तकनीक के स्तर 2 का अभ्यास करना शुरू किया। वह आसानी से लेवल 2 तक पहुंचने में भी सफल रहे। लेवल 3 और लेवल 4 भी उसके लिए पाए जितना आसान था। बिपिन को अपने शरीर में परिवर्तन महसूस हुआ। ये बहुत अच्छा लगता है। मेरा शरीर है। बिपिन को एहसास हुआ कि उनका शरीर पहले से 3 गुना ज्यादा मजबूत हो गया है। 3 बार। भगवान! बिपिन एकदम स्तब्ध रह गया। उन्होंने सोचा था कि क्या ये तकनीक उनके लिए मददगार होगी, लेकिन लेवल 4 पर पहुंचने के बाद उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह कितना शक्तिशाली था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिवाइन लैंड के उन क्लाउड क्षेत्र विशेषज्ञों से अधिक मजबूत हूँ, बिपिन ने कहा। और फिर आह भरी। वह केवल संत क्षेत्र में था। स्वर्गीय निर्माण कौशल के कारण उसकी आध्यात्मिक शक्ति समान स्तर के अन्य विशेषज्ञों से बेहतर थी, लेकिन क्लाउड क्षेत्र के विशेषज्ञों की तुलना में बहुत कमजोर थी। हालांकि अपनी आध्यात्मिक शक्ति और शरीर की ताकत के साथ वह क्लाउड क्षेत्र के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ सकता था। फिर भी वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके एक क्लाउड क्षेत्र विशेषज्ञ से लड़ने में सक्षम था। अब अपनी आध्यात्मिक शक्ति की सहायता से वह एक सामान्य क्लाउड क्षेत्र विशेषज्ञ से अधिक शक्तिशाली था। इसका मतलब ये था कि यदि वह 7 मूल चिन्हों वाला एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ है तो वह अपनी पूरी ताकत लगा दे वह 7 बादल क्षेत्र विशेषज्ञ को हरा सकता है। वह उसकी तलवार आत्मा की गिनती भी नहीं कर रहा था। बिपिन को अस्थि समलन तकनीक के स्तर 4 तक पहुंचने और तेजी से सुधार करने में केवल थोड़ा समय लगा। मैं जानता हूं कि चौथा स्तर उच्चतम नहीं है। बिपिन ने पत्थर की पट्टिका पर पात्रों को देखा। चौथा स्तर अस्थि समलन तकनीक का अंत नहीं था, लेकिन उच्च स्तर को पत्थर की पट्टिका पर नहीं उकेरा गया था। अध्याय 508। उसे पकड़ो। बिपिन ने आंखों में इच्छा की चमक के साथ सोचा कि इस तकनीक का बाकी हिस्सा कहाँ है। चूंकि वह आसानी से लेवल 4 तक पहुंचने में सक्षम था, इसलिए उसके लिए लेवल 5 और लेवल 6 में महारत हासिल करना आसान होगा। इसका मतलब है कि उसके पास अभी भी अपने शरीर और ताकत में सुधार करने के लिए अधिक जगह है। जब बिपिन साधना में लीन थे, वैदिक और प्रफुल्ल कई कुलजनों के साथ ड्रिल ग्राउंड की ओर चल रहे थे। लीडर, मैं अस्थि समलन तकनीक के स्तर 5 और स्तर 6 को वापस लाया हूँ। मैं स्तर 6 के लिए स्तर 5 मैनुअल को पत्थर की गोली पर उकेरूंगा। ये बहुमूल्य है, इसलिए मैं इसे आपको दे दूंगा नेता। यदि हमारे कबीले के लोग लेवल 5 में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप उन्हें लेवल 6 का मैनुअल दे सकते हैं, प्रफुल्ल ने कहा। ठीक है, मुझे लगता है कि यह अच्छा है। वैदिक ने सिर हिलाया। मैं इसे स्वीकार करूंगा प्रफुल्ल। आपके द्वारा लाए गए 2 मैनुअल से हम सभी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। हमारी जनजाति और संपूर्ण मानव आबादी के लिए मुझे यही करना चाहिए। प्रफुल्ल ने सहजता से अपना हाथ हिलाया। बिपिन को अस्थि समलन तकनीक का अभ्यास करते देखने के लिए वे तुरंत स्टोन टैबलेट पर पहुंचे। हम छोटे भाई बिपिन वैदिक आश्चर्यचकित थे। वह अस्थि समलन तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं। उनके पास एक शक्तिशाली शरीर है और समान स्तर के योद्धाओं के बीच उन्हें भयानक माना जाता है। क्या उन्होंने पहले से ही बॉडी रीशेपिंग तकनीक का अभ्यास नहीं किया है? क्या उसने अभी लेवल 1 का अभ्यास शुरू किया है? प्रफुल्ल के चेहरे पर हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी। मॉन्स्टर महाद्वीप के मानव योद्धा आमतौर पर जन्म से ही व्यायाम करते थे। जब उनका शरीर काफी मजबूत हो गया तो उन्होंने बॉडी रीशेपिंग तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जो आमतौर पर 7 साल की उम्र के आसपास होता था। इसलिए बिपिन को 20 साल की उम्र में इस तकनीक का अभ्यास करते देखना उनके लिए अजीब था। नेता कौन है ये? प्रफुल्ल ने पूछा। वह बिपिन वैदिक हैं, उन्होंने उत्तर दिया। कुछ समय पहले ही उनकी जनजाति को एक अन्य जनजाति द्वारा नष्ट कर
दिया गया था। उन्हें उनके दुश्मन ने खदेड़ दिया था और वह पहाड़ के पीछे बेहोश हो गए थे। वंशिका ने उन्हें पाया और वापस ले आई। यह अजीब है कि कई दिन पहले हमने एक क्लाउड रियल्म राक्षस जासूस को पकड़ा था। मेरी गलती के कारण जासूस ने वंशिका और प्रफुल्ल को लगभग घायल कर दिया था। सौभाग्य से उसने समय रहते हमले को रोक दिया। उसका शरीर पहले से ही बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने बॉडी रीशेपिंग तकनीक का अभ्यास नहीं किया है। वैदिक नाराज हो गए। ये सुनकर प्रफुल्ल का चेहरा उतर गया। बिपिन ने अपनी खेती तब बंद कर दी जब वैदिक और प्रफुल्ल ने देखा कि बिपिन अस्थि समलन तकनीक के स्तर 4 तक पहुंच गया है। वह इतने कम समय में चौथे स्तर पर पहुंच गया है। उसके लिए स्तर 5 या स्तर 6 तक पहुंचना आसान होना चाहिए, लेकिन प्रफुल्ल ने अपनी आंखें सिकोड़ने से पहले बॉडी रीशेपिंग तकनीक का अभ्यास क्यों नहीं किया? उसे पकड़ो, प्रफुल्ल गुर्राया। उसके पीछे के कबीले के लोग आगे बढ़े, भले ही वे इस बात से हैरान थे कि क्या हो रहा था। लेवल 4 तक पहुंच चुके बिपिन जश्न के मूड में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि कबीले के लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं तो वह स्तब्ध रह गए। उन्होंने वैदिक और प्रफुल्ल नेता वैदिक और आप की ओर देखा। प्रफुल्ल वैदिक ने प्रफुल्ल पर नाराजगी जताई। अधिक से अधिक राक्षस जासूस मानव आबादी के भीतर छिपे हुए हैं। एक राक्षस जासूस कई दिन पहले मारा गया था, लेकिन वहां पहले से ही एक और प्रफुल्ल बिपिन पर घूर रहा था। पिताजी, आपका मतलब है बिग ब्रदर बिपिन एक राक्षस जासूस है? ये कैसे संभव है? प्रफुल्ल ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं नहीं, बिग ब्रदर बिपिन एक इंसान है। वह राक्षसी जानवर कैसे हो सकता है? वैदिक चिल्लाया। तुम दोनों बच्चों को कुछ नहीं पता। छोटी वंशिका, जल्दी से यहाँ आओ, प्रफुल्ल ने गंभीर स्वर में कहा। अनिच्छुक होने के बावजूद वैदिक को अन्य कबीले के लोगों ने एक तरफ खींच लिया। बिपिन को हथियार रखने वाले कबीले के लोगों ने घेर लिया था। राक्षस संहारक लीग के दिव्य सेनापति के रूप में प्रफुल्ल उनके कबीले के नायक थे, इसलिए उन कबीले के लोगों को उनकी बातों पर संदेह नहीं होगा। एक क्षण रुके, वैदिक को आदेश दिया गया, रुकें। उन्होंने संदेह की दृष्टि से बिपिन की ओर देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रफुल्ल किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दबाजी न करें। बेहतर होगा कि हम पहले जांच कर लें। हम प्रत्येक मानव योद्धा अपने बचपन में बॉडी रीशेपिंग तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्होंने पहले कभी बॉडी रीशेपिंग तकनीक का अभ्यास नहीं किया है और उनके पास पहले से ही इतना शक्तिशाली शरीर है। यदि वह एक राक्षसी जानवर नहीं है तो वह क्या है? प्रफुल्ल ने बर्फीले स्वर में जवाब दिया। लेकिन ये पुष्टि करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह एक राक्षसी जानवर है, वैदिक ने नाराजगी के साथ कहा। हम नहीं जानते कि वह कहां से आता है। प्रफुल्ल ने युवक पर तिरछी नजर डाली और धीमी आवाज में कहा, लड़के, तुमने कहा था कि तुम्हारे कबीले को दूसरों ने नष्ट कर दिया है और तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा शिकार कर रहे हैं। जब तुम पहाड़ के पीछे बेहोश हो गए थे तो तुम कहां से हो? किस कबीले से हो? तुम्हारा शिकार कर रहा था। हालांकि बिपिन को दुख हुआ, लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि प्रफुल्ल के पास उचित आधार थे। राक्षस महाद्वीप में एक मानव योद्धा ने बचपन से ही बॉडी रीशेपिंग तकनीक का अभ्यास किया होगा, जबकि इतना शक्तिशाली शरीर रखने वाले बिपिन ने अभी इस तकनीक को विकसित करना शुरू किया था। इसका कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा बिपिन दिव्य भूमि से आए थे, जहां उन्हें बॉडी रीशेपिंग तकनीक तक पहुंच नहीं थी। उसने अपनी उत्पत्ति के बारे में झूठ बोला क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वह मॉन्स्टर महाद्वीप के बाहर कहीं से आया है। तो वह उन्हें अपने कबीले और दुश्मन का नाम कैसे बता सकता था? बिपिन ने कहा, मैं कोई राक्षस जासूस नहीं हूँ। अपने लिए बहस मत करो, प्रफुल्ल ने ठंडे स्वर में कहा, जबकि अन्य कबीले के लोग सावधानी से बिपिन को घूर रहे थे।
जाओ एल्डर वाटर को आमंत्रित करो। एक कुल के व्यक्ति ने वैदिक के आदेश का पालन किया और चला गया। पिताजी बिग ब्रदर बिपिन राक्षस जासूस नहीं थे, निश्चित रूप से नहीं। वैदिक ने वैदिक को दयनीय दृष्टि से देखा। चिंता न करें, एल्डर वाटर के आने का इंतजार करें और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यदि वह नहीं आया तो मैं उसके साथ अन्याय नहीं करूंगा, वैदिक ने कहा। वैदिक अब कुछ नहीं बोले। बिपिन व्यग्र दृष्टि से चुप रह गया। एल्डर वाटर जल्दी आ गया। अध्याय 509 प्रफुल्ल के साथ बहस। बड़े जल कृपया, वैदिक ने नम्रतापूर्वक कहा। एल्डर वाटर ने थोड़ा सिर हिलाया और बिपिन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। इस प्रकाश में विशेष जादू था जो एक राक्षस जासूस को अपना असली रूप दिखाने पर मजबूर कर देता था। सभी कुलवासी घबराकर देखते रहे। एक बार जब उन्हें पुष्टि हो गई कि बिपिन एक राक्षसी जानवर है तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालेंगे। जाहिर है बिपिन कोई राक्षसी जानवर नहीं था। अजीब रोशनी फैलने से पहले वह थोड़ा भी नहीं बदला। एल्डर वाटर ने एक आह भरी और वैदिक और प्रफुल्ल की ओर देखा। ये लड़का एक वास्तविक मानव योद्धा है, कोई राक्षस जासूस नहीं। प्रफुल्ल और वैदिक को राहत महसूस हुई। पिताजी, मैंने कहा बिग ब्रदर बिपिन कोई राक्षस जासूस नहीं है, प्रफुल्ल बोला। वैदिक ने कहा, यह सही है। वैदिक ने बिपिन की ओर देखा और माफी मांगते हुए कहा, छोटे भाई बिपिन, मुझे आपके साथ गलत करने के लिए खेद है। प्रफुल्ल ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह उनकी उम्मीदों से परे था, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वह गलत हैं तो उन्होंने तुरंत उस युवक से माफी मांगी। बिपिन मेरे दोस्त, मैं बहुत उतावला था, क्षमा करें, प्रफुल्ल ने कहा। बिपिन ने आश्चर्य से प्रफुल्ल की ओर देखा। उसका इस नायक को दोष देने का इरादा नहीं था, क्योंकि उसका संदेह उचित था। दरअसल उस पर इस दिव्य सेनापति की अच्छी छाप थी। ये केवल महान सद्गुणों के कारण ही था कि कोई व्यक्ति कुछ गलत करने के बाद खुद को सुधार सकता था। ये दुर्लभ था कि कोई दैवीय जनरल किसी संत क्षेत्र विशेषज्ञ से माफी मांगने का साहस कर सके। चूंकि यह केवल एक गलतफहमी है, इसलिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बिपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। वैदिक और प्रफुल्ल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और तनावपूर्ण माहौल शांत हो गया। छोटे भाई बिपिन, वैदिक ने अभी अभी बॉडी रीशेपिंग तकनीक का अभ्यास क्यों शुरू किया? ये है। बिपिन गहरी सोच में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। वह वैदिक को यह नहीं बता सका कि वह किसी दूसरी दुनिया से आया है। वैदिक ने युवक की शर्मिंदगी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी की अपनी विशेष परिस्थितियां और रहस्य होते हैं। यदि आप अनिच्छुक हैं तो आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। बिपिन ने इस्तीफे से कंधे उचकाए। बिपिन, हमारे नेता ने कहा कि आपके पास एक शक्तिशाली शरीर है और आपने हड्डी सम्लन तकनीक का अभ्यास करने से पहले ही एक क्लाउड रियल्म जासूस को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था, प्रफुल्ल ने दयालु स्वर में कहा। अब जब आप अस्थि सम्लन तकनीक के स्तर 4 पर पहुंच गए हैं तो आपको और भी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि आपका शरीर कितना मजबूत है। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो क्या आप मेरे साथ खेलना चाहेंगे? स्पार। बिपिन उत्सुक थे। वह अभी अभी राक्षस महाद्वीप में आया था, हालांकि वह जानता था कि यहाँ के मानव योद्धा दैवीय भूमि के समान स्तर के योद्धाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। उसे ये स्पष्ट नहीं था कि वे कितने शक्तिशाली थे और अगर उसने उनके साथ लड़ाई नहीं की होती तो क्या उम्मीद की जा सकती थी। और ऐसा हुआ कि उसे अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए एक प्रतिद्वंद्वी की आवश्यकता थी। 7 बादलों के क्षेत्र विशेषज्ञ और एक दिव्य सेनापति के रूप में प्रफुल्ल उनके लिए एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी थे। चूंकि मास्टर प्रफुल्ल मुझे कुछ चालें सिखाने को तैयार हैं, इसलिए मैं बिपिन से कहना चाहूंगा,
हाँ अच्छा है, अब चलो अपने शरीर की ताकत का उपयोग करके लड़ें, प्रफुल्ल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आखिरकार वह 7 बादलों के दायरे में पहुंच गया था, वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति की खेती का उपयोग करके बिपिन से लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने सोचा था कि अगर वह ऐसा करेगा तो ये बदमाशी होगी। बिपिन और प्रफुल्ल फिर से हवा में सैकड़ों फीट की दूरी पर खड़े दिखाई दिए। मास्टर प्रफुल्ल, सावधान रहना, बिपिन ने उन्हें याद दिलाया। प्रफुल्ल ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए आत्मविश्वास से कहा। वह बोन फ्यूजन तकनीक के लेवल 5 तक पहुंच गया था, इसलिए उसने सोचा कि वह बिपिन से ज्यादा मजबूत है। बिपिन बहती हुई रोशनी की एक लकीर में बदल गया और आगे बढ़ गया। बिपिन तुरंत दिव्य जनरल के सामने प्रकट हुए, फिर उन्होंने अपने हाथ भींच लिए और एक शक्तिशाली शक्ति उनकी मुट्ठी में इकट्ठा हो गई। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी पर यह मुक्का मारने के लिए केवल अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल किया। गड़गड़ाहट। प्रहार ने हिंसक गुंजन करते हुए हवा को छेद दिया। प्रफुल्ल ने भी एक शुद्ध मुक्का मारा जिसमें जबरदस्त शक्ति थी, लेकिन उन्होंने केवल 70% ताकत लगाई, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि वह युवक को चोट पहुंचा सकते हैं। दोनों घूंसे एक दूसरे से ऐसे टकराए मानो 2 विशाल उल्काएं एक दूसरे से टकरा गई हों। पेंग। उनकी भयानक शक्ति एक दूसरे से दब गई और एक विस्फोटक ध्वनि निकली। वूश। प्रफुल्ल ने तोप के गोले की तरह जवाब दिया। 1000 फीट पीछे हटने के बाद ही उसने अपना संतुलन वापस पाया। ये कैसे संभव है? प्रफुल्ल ने उस युवक की ओर देखा जिस पर उसके हमले का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उस टकराव में उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं हार गया। प्रफुल्ल को लगा कि यह अविश्वसनीय है। आमतौर पर इस युवक जैसा सेंट्रियल्म विशेषज्ञ अपने हमले को टालने में असमर्थ होगा, भले ही उसने अपनी ताकत का केवल 70% ही इस्तेमाल किया हो। हालांकि बिपिन ने न केवल इसे टाल दिया बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वी को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। बिपिन, तुम मेरी अपेक्षा से अधिक मजबूत हो। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बराबरी का नहीं हूं। अगर मैंने अपनी ताकत का केवल 70% ही उपयोग किया है, इस बार मैं अपनी पूरी ताकत का उपयोग करूंगा। प्रफुल्ल ने गंभीरता से कहा। आपने केवल अपनी 70% ताकत का उपयोग किया। मेरे लिए भी यही बात है, बिपिन ने कहा और मुस्कुरा दिया। प्रफुल्ल क्या चौंक गए। ये सच था। उस शुरुआती हमले में बिपिन ने अपनी ताकत का केवल 70% ही लगाया। जहां तक नतीजे का सवाल है तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अध्याय 510 प्रशंसा। जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि अस्थि समलन तकनीक के स्तर 4 पर पहुंचने के बाद मेरा शरीर प्रफुल्ल से अधिक मजबूत हो गया है, बिपिन ने सोचा। हालांकि प्रफुल्ल अस्थि समलन तकनीक के स्तर 5 तक पहुंच चुके थे, बिपिन के पास अस्थि समलन तकनीक द्वारा मजबूत होने से पहले ही एक स्वर्ग विरोधी शरीर था, इसलिए वह केवल शारीरिक शक्ति का उपयोग करके दिव्य भूमि के 7 बादल क्षेत्र विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने में सक्षम थे। लेवल 4 पर पहुंचने के बाद प्रफुल्ल शरीर बल में उस युवक से हीन थे। आगे मैं अपनी 80% ताकत का उपयोग करूंगा, बिपिन ने आंखों में हत्या के इरादे के साथ कहा। वह एक बार फिर आगे बढ़ा। प्रफुल्ल ने अपनी पूरी ताकत से अपनी विशाल मुट्ठी घुमाई और युवक पर मुक्का मारा। पेंग। इस बार उन दोनों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। चलो, बिपिन ने आंखों में उत्साह का भाव लाते हुए कहा। वह आगे बढ़ा और अपनी 90% ताकत के साथ हमला कर दिया। पेंग। तीसरे टकराव के लिए प्रफुल्ल अजीब तरह से पीछे हट गए। इसका मतलब था कि बिपिन का पलड़ा भारी था। मास्टर प्रफुल्ल, तुम मुझे केवल अपने शरीर के बल से नहीं हरा पाओगे, अपनी पूरी शक्ति लगाओ। बिपिन आत्मविश्वास से बोला। अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करें। प्रफुल्ल चिंतित थे और उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, सावधान रहना।
जैसे ही दिव्य जनरल के हाथ में एक काला लंबा भाला दिखाई दिया, एक सात बादल दायरे की आभा अचानक फैल गई। बिपिन मंद मंद मुस्कुराए क्योंकि एक जबरदस्त आभा उनसे बाहर निकल रही थी और उनके हाथ में उनकी ट्रिपल किल तलवार भी दिखाई दे रही थी। शुआ शुआ। जब वे फिर से युद्ध कर रहे थे तो आकाश में प्रकाश की दो धारियां चमक उठीं। क्लैंग 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 क्लैंग। भीषण टकराव के कारण पूरे ड्रिल ग्राउंड में जोरदार गड़गड़ाहट गूंज उठी क्योंकि शक्ति की हिंसक लहरें बाहर की ओर बहने लगीं। इसने पूरी जनजाति को हिलाकर रख दिया। अनगिनत कबीले के लोग इस लड़ाई को देखने के लिए अपने तंबू से बाहर निकल आए। चाचा प्रफुल्ल और नवागंतुक बिपिन से लड़ रहे हैं। ये कैसे संभव है कि बिपिन सिर्फ एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ है, वह चाचा प्रफुल्ल से लड़ने के लिए कैसे योग्य है? यहाँ तक कि वह ऊपरी हाथ भी पकड़ता हुआ प्रतीत होता है। मास्टर प्रफुल्ल हार रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि प्रफुल्ल अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहे थे तब भी वे नुकसान में थे, वे अवाक रह गए। बिग ब्रदर बिपिन इतना शक्तिशाली है कि मेरे पिता उसे हरा पाने में असमर्थ हैं। प्रफुल्ल ने उन्हें घूरते हुए अपने लंबे भाले को पकड़ लिया। वैदिक ने भी आंखें फैलाकर लड़ाई देखी हुआ। तलवार की रोशनी की एक शानदार लकीर एक निर्णायक और अटूट इरादे के साथ आगे बढ़ी। ये दिल को छू लेने वाली तलवार तकनीक हताशा की दूसरी चाल थी। प्रफुल्ल ने तुरंत अपना लंबा भाला लहराया और आने वाले हमले की ओर तेजी से वार किया। बजना। दोनों हमले विफल हो गए जिससे एक अमूर्त लहर बह निकली। प्रफुल्ल को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। रुको रुको, प्रफुल्ल ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। उसने अपना लंबा भाला वापस ले लिया और लड़ना बंद कर दिया। बिपिन ने उसका पीछा किया और जमीन पर उतर गया। बिपिन, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपकी मेरी प्रशंसा है, प्रफुल्ल ने कहा और फिर आह भर दी। मास्टर प्रफुल्ल, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, बिपिन ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। लेकिन वह मन ही मन प्रसन्न हुआ। इस लड़ाई से उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ और उन्हें मॉन्स्टर कॉन्टिनेंट के योद्धाओं की ताकत के साथ साथ अपनी ताकत के बारे में भी बेहतर समझ हुई। राक्षस महाद्वीप के मानव योद्धा वास्तव में दिव्य भूमि के योद्धाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। प्रफुल्ल सात बादल क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति की तुलना हरनाज से की जा सकती थी, जो 8 बादल क्षेत्र तक पहुंच गए थे और उनके पास दाव हथियार था। हालांकि प्रफुल्ल ने जिस लंबे भाले का इस्तेमाल किया था वह सिर्फ एक प्रथम श्रेणी का जादुई हथियार था। उसका शरीर हरनाज से अधिक मजबूत था, इसलिए प्रफुल्ल उस मार्किस के साथ समान रूप से मेल खाता था। अस्थि समलन तकनीक के स्तर 4 तक पहुंचने के बाद मेरे शरीर की ताकत में काफी सुधार हुआ। मैं अपनी ताकत और तलवारबाजी का उपयोग करके जमीन हासिल करने में सक्षम था, लेकिन और भी कौशल हैं जो मैंने अभी भी प्रदर्शित नहीं किए हैं, बिपिन ने सोचा। एक बार जब उसने अपनी तलवार आत्मा की शक्ति का उपयोग किया तो उसकी ताकत एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। उसकी असुर गुप्त कौशल क्षेत्र तकनीकों और दिल को मारने वाली तलवार को तो छोड़ ही दें। बिपिन ने सोचा कि मुझे 8 बादल क्षेत्र के दिव्य जनरल से लड़ने से डरने की जरूरत नहीं है, भले ही यह एक वास्तविक लड़ाई हो। बिपिन, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? प्रफुल्ल बोला। बिपिन ने सिर हिलाया, भले ही वह नहीं जानता था कि प्रफुल्ल निश्चित रूप से क्या चर्चा करना चाहता है। कृपया, प्रफुल्ल और बिपिन तंबू की ओर चल दिए। तंबू में प्रवेश करने के बाद वे दोनों एक लंबी संकीर्ण मेज के पास बैठे। प्रफुल्ल ने अपना हाथ हिलाया और कुछ शराब और फल निकाले। बिपिन ने अपने लिए एक पेय डाला, फिर उसे सूंघा और पीने ही वाला था। मेरे छोटे दोस्त, अगर मेरा अनुमान सही है तो आप हमारे राक्षस महाद्वीप से नहीं हैं? प्रफुल्ल ने लापरवाही से पूछा। बिपिन ठिठक गया और उसने आश्चर्य से दिव्य जनरल की ओर देखा। प्रफुल्ल ने इतनी आसानी से अपनी उत्पत्ति का अनुमान लगा लिया।
अरे प्रफुल्ल, वो मंद मंद मुस्कुराए। आपके पास एक शक्तिशाली शरीर है, लेकिन आपने हमारी जनजाति में आने से पहले बॉडी रीशेपिंग तकनीक का अभ्यास नहीं किया था, जो हमारे महाद्वीप के किसी भी मानव योद्धा के लिए असंभव है। आप राक्षसी जानवर नहीं हैं, लेकिन आप मुझे अपनी परिस्थितियों के बारे में नहीं बता सकते, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि आप हमारे महाद्वीप के बाहर से आए होंगे, एक दैवीय सेनापति के रूप में। प्रफुल्ल, ओ कभी भी राक्षस महाद्वीप के बाहर कहीं नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने सुना था कि वहां अन्य समतल दुनियाएं भी थीं।